नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 28 जून 2022। आज हम लोग देखेंगे हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न राज्य व्यवस्था से संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आज ही बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की तरफ से दल बदल अधिनियम के ऊपर वीडियो आया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं दल बदल से संबंधित वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला कथन है, कानून मूल रूप से न्यायिक समीक्षा से अध्यक्ष के फैसले की रक्षा करता है। किहोतो, होलोहन बनाम जाचिलू और अन्य 1992 के मामले के बाद से इसे पलट दिया गया। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए सांसदों और विधायकों को 6 साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। ये 3 कथन हमारे सामने दे रखे हैं और हमें सही कथन का पता लगाना है। मैं आशा करता हूं आपने ये सवाल कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। देखिए, पहला कथन लिखा हुआ है मूल रूप से न्यायिक समीक्षा से अध्यक्ष के फैसले की रक्षा करता है। यह कथन एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि जब 52वां संशोधन 1985 में दल बदल अधिनियम जोड़ा गया था तो उस समय अध्यक्ष का जो फैसला हुआ करता था वो अंतिम था और उसकी कोई भी न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता था। ये बाद में जाके किहोतो केस में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि उसका जो फैसला है उसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो यहां मूल रूप से संविधान की बात कर रहा है तो वो अध्यक्ष के फैसले की रक्षा करता था। यह कथन एकदम सही है। किहोतो होलोहन मामले में के बाद इसे पलट दिया गया था, यह भी कथन एकदम सही है। दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य जिनको ठहरा दिया जाएगा उनको 6 साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है, यह कथन गलत हो जाएगा। इनको रोका नहीं जाता है, दोबारा भी ये चुनाव लड़ सकते हैं। उस समय जो उनका चुनाव होता है वो अमान्य घोषित कर दिया जाता है। 6 साल की अवधि उनके लिए थी जो कभी किसी अपराध के आधार पर जिनको दंड दिया जाता है उनके लिए थी। तो यहां पर हमारा पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ये देखिए चर्चा में क्यों आया, क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र राज्य में जिस तरीके की राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, इस वजह से दल बदल अधिनियम जो था वो चर्चा में आया। दूसरा प्रश्न देखिए, लघु बचत योजनाओं से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लघु बचत योजनाएं, जैसा कि नाम में ही लघु लिखा हुआ है, जो भी एक आम आदमी है वो अगर अपनी कुछ बचत करना चाहता है, अपना जो भी सैलरी है उससे कुछ थोड़ा बहुत पैसा निकाल के उसको सरकार के पास जमा कराता है, सरकार उस पर एक ब्याज देती है। तो ऐसी योजनाओं को हम लघु बचत योजनाएं कहते हैं। सभी लघु बचत साधनों से संग्रह को राष्ट्रीय लघु बचत कोष NSSF में जमा किया जाता है। लघु बचत योजनाओं को 3 शीर्षों के अंतर्गत समूहीकृत करा जा सकता है: डाकघर योजना, बचत प्रमाण पत्र और सामाजिक सुरक्षा योजना। सुकन्या समृद्धि योजना भी लघु बचत योजनाओं का ही हिस्सा है। सही कथन का पता लगाना है। तीनों कथन आपने पढ़ लिए होंगे। लघु बचत योजनाएं जो होती हैं इनसे जो भी संग्रह आता है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो अपनी कुछ बचत, अपनी सैलरी से कुछ पैसा बचाता है तो वो सिक्योर करेगा। वो कहां पे रखता है, उसके लिए सरकार ने कोष बनाया जिसको बोलते हैं नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, ठीक है, NSSF। इसको 1999 में बनाया गया था। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो इसके अंदर जमा करा जाता है। तो ये कथन एकदम सत्य हो जाएगा। लघु बचत योजनाओं को आपको पता होना चाहिए 3 पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। पहला जो डाकघर जमा होती हैं, दूसरा बचत प्रमाण पत्र होते हैं और तीसरा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होती हैं। ये जो यहां पर सुकन्या समृद्धि योजना की बात करी जा रही है, ये भी एक तरह की सामाजिक सुरक्षा योजना है। सुकन्या, तो ये दूसरा कथन भी हमारे लिए सत्य हो जाएगा और तीसरा कथन भी सत्य हो जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए 2015 में इसको लॉन्च करा गया था। इसमें क्या था कि जो माता पिता होते हैं तो उनकी जो बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां हैं, तो उनकी पढ़ाई की बात करें या जो उनके विवाह पर जो खर्च आता है, इन दोनों चीजों पर जो भी खर्च आएगा तो उसके लिए अभी से उनके माता पिता को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो इसलिए ये योजना चलाई गई थी, सुकन्या समृद्धि योजना। चलिए एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस ये है, ये कब मनाया जाता है, इसकी शुरुआत किसने करी थी और क्यों करी थी, ये क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो यहां पर तीनों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यहां पर ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि केंद्र सरकार ने क्या बोला है कि जो स्मॉल सेविंग्स यानी कि लघु बचत योजनाएं होती हैं तो उस पे क्या करेगा, इन्होंने बोला है कि हम इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहला कथन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बोलते हैं इसको, जिसका उपयोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा की स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए उपकरण के रूप में किया जाता है। दूसरा है, यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL द्वारा शुरू और कार्यान्वित किया जाता है। तीसरा है 2019 के
पीजीआई के अनुसार अगर किसी भी राज्य का कोई भी जिला शीर्ष श्रेणी दक्ष श्रेणी कहा जाता है, उसमें शामिल नहीं है, अर्थात 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हों, उनको दक्ष श्रेणी में रखा जाता है, ऐसे राज्यों को। तो ये 3 कथन है। आपने वीडियो को पॉज करके इसको कर लिया होगा। सही कथन की पहचान करनी है। तो ये चीज आपको भी पता है, 2019 से प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो भारत सरकार निकाल रही है। भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग आता है जिसको बोलते हैं DOSEL, यानी कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। यहां पर क्या होता है, ये जो विभाग है इसका बेसिकली काम क्या होता है, कुछ सरकार की ऐसी योजनाएं होती हैं या सरकार की ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जो ये योजना और कार्यक्रम केवल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि स्कूली शिक्षा को किस तरीके से और बेहतर करा जा सकता है, इस चीज को बेहतर करने के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ये जो कार्यक्रम होते हैं इनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को दी जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पहला कथन जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीजीआई जारी करता है, और ये पीजीआई जो है बताता क्या है, स्कूली शिक्षा की स्थिति पर ये नजर डालता है। जो ये पीजीआई इंडेक्स होता है, कई सारे इसमें फैक्टर होते हैं। जैसे कि बात करी जाए, जो स्कूल होता है उसकी सुरक्षा की बात करें, वहां पे सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना कैसी है, बच्चे की सुरक्षा के बारे में भी बात करते हैं ये। प्लस दूसरा, लर्निंग के बारे में बात करते हैं, जो बच्चे को सिखाया जा रहा है स्कूल में, तो वो बच्चा कितनी अच्छी तरीके से सीख पा रहा है। तो ये कुछ ऐसे मापदंड हैं जिस पर ये इंडेक्स निकाला जाता है। और कौन निकालता है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, किसके अंतर्गत, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। तीसरा कथन है, 2019 के अकॉर्डिंग किसी को राज्य को भी दक्ष श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो ये भी कथन सत्य हो जाएगा। तो ऊपर के तीनों ही कथन सत्य हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि राजस्थान का जो सीकर जिला है इसने टॉप किया है। और किस चीज में टॉप किया है, उत्कर्ष श्रेणी में। जो पीजीआई इंडेक्स होता है वो कई सारी श्रेणियों में निकाला जाता है, जैसे उत्कर्ष हो गया, अति उत्तम श्रेणी होती है, या दक्ष श्रेणी होती है, और इसके बाद आती है उत्तम। तो दक्ष में तो 90% से ज्यादा परफॉर्मेंस जो होती है उन राज्यों को रखा जाता है। उत्कर्ष श्रेणी की बात करें तो 81 से 90%, यहां पर 71 से 80%, और उत्तम में 61 से 70%। इसके अलावा भी 2 श्रेणियां होती हैं, ये 4 मुख्य याद रखिएगा। तो दक्ष श्रेणी में कोई भी राज्य नहीं आया है, तो राजस्थान ने इस इंडेक्स में टॉप किया है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न विश्व बैंक समूह से संबंधित है। IDA, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। यह विश्व बैंक का हिस्सा है जो कम या बिना ब्याज वाले ऋण देकर दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। भारत विश्व बैंक समूह के तहत सभी निकायों का सदस्य है। निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र यानी कि ICSID, इसकी स्थापना 1966 में देशों के नागरिकों के बीच निवेश विवादों के निपटान पर हुए कन्वेंशन के तहत करी गई थी। हमें सही कथन का पता लगाना है। तीनों ही कथन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यह न्यूज इसलिए चर्चा में आई क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का लोन दिया है भारत को, इंडिया की रोड सेफ्टी के लिए। भारत में जो रोड्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए कौन कौन से राज्य, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यह लोन वर्ल्ड बैंक के माध्यम से दिया गया है, इस वजह से वर्ल्ड बैंक जो है वो चर्चा में है। अब विश्व बैंक समूह जो है, इसमें आपको पता होना चाहिए टोटल इसके 5 निकाय हैं, इसकी 5 बॉडीज आती हैं। मैं आपको बता देता हूं यहां पर। एक तो आपने यहां पर देख ही लिया कि अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, यानी कि जिसको IDA बोलते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी इसका एक हिस्सा है। दूसरा भी निकाय यहां पर देखिए लिखा हुआ है ICSID, जिसको बोलते हैं निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। एक होता है मीगा, का फुल फॉर्म सुना होगा, जिसको बोलते हैं मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, बहुपक्षी निवेशी गारंटी एजेंसी के नाम से जानते हैं। एक होता है IFC यानी कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है IBRD, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि पुनर्निर्माण और विकास का अंतरराष्ट्रीय बैंक। तो ये 5 निकाय इसके आते हैं। तो पहला लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है ये इसी का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। और इसका काम ही होता है, जो सबसे गरीब देश होते हैं उनको बहुत कम इंटरेस्ट पे या बिल्कुल ना के बराबर इंटरेस्ट पे ये लोन देता है, इसका काम यही होता है। भारत विश्व बैंक के समूहों के सभी निकायों का सदस्य है, ये गलत हो जाएगा। भारत जो है वो ICSID का सदस्य नहीं है, जो यहां पर लिखा हुआ है निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र, इसका सदस्य भारत नहीं है, बाकी चारों का सदस्य है। भारत का कहना है कि भाई इसमें, इस संस्था में क्या होता है, विकसित और विकासशील देशों के बीच में भेदभाव करा जाता है, इस वजह से भारत ने इसकी सदस्यता नहीं ली है।
तीसरा है निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना 1966 में करी गई थी, एकदम सही है। और ये निपटान के कन्वेंशन के थ्रू करी गई थी, ये भी सही है। तो तीसरा और पहला कथन एकदम सही हो जाएंगे। तो यहां पर सही कथन की पहचान करनी थी तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ये क्यों चर्चा में था मैंने आपको बता दिया। 2021 में प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया था, उस पर नजर डाल लेते हैं। भारत के संदर्भ में ध्यान रखना है आपको इस चीज को। केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है, बिल्कुल सही है। डोमिसाइल बोलते हैं अधिवास को, तो यहां पर एक ही नागरिकता चलती है और एक ही डोमिसाइल चलता है। नागरिक जन्म से ही देश का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष की बात करते हैं तो हम अपने प्रेसिडेंट की बात करते हैं, जिन्हें हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। तो क्या यहां पे जो प्रेसिडेंट होते हैं ये जन्म से ही भारत के नागरिक होने चाहिए? यह कथन थोड़ा सा गलत हो जाएगा। एक तो नागरिकता के कई सारे प्रावधान हैं हमारे संविधान में, तो एक तो होता है जन्म से नागरिकता, तो जाहिर सी बात है जो जन्म से भारत का नागरिक है तो वो तो प्रेसिडेंट बन ही सकता है। उसके अलावा जो देशीकरण वाला प्रोसेस होता है उसके माध्यम से भी जो नागरिकता हासिल करी जाती है तो वो भी व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। तो देशीकरण और जन्म, यहां पर दोनों नागरिकताओं से व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो ये वाला कथन इस वजह से गलत हो जाएगा। एक बार नागरिकता प्रदान करने के बाद विदेशियों को किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं किया जा सकता, यह गलत है। बिल्कुल करा जा सकता है वंचित। मान लीजिए वो हमारे संविधान के प्रति इतना निष्ठावान नहीं है, वो संविधान के प्रति ईमानदार नहीं है, या उन्होंने गलत तरीके से नागरिकता का अर्जन किया है, या उन्होंने ऐसा कोई अपराध किया है जो नागरिकता के हनन से संबंधित है, तो उस वजह से उनकी नागरिकता दोबारा छीनी जा सकती है। तो ये वाला कथन भी गलत हो जाएगा। हमसे सही कथन पूछे गए थे तो केवल एक कथन जो है वो सही होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए आज के तथ्य में बात करेंगे दल बदल जो विरोधी कानून है उसके अपवाद के बारे में। बहुत ज्यादा चर्चा में है ये, इसके ऊपर जो बड़ी खबर है उस पर भी मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है, तो नहीं देखा है तो दोबारा से वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। देखिए दल बदल विरोधी कानून है वो मैंने आपको बताया कि भाई ये क्या होता है। एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के जो सांसद या विधायक होते हैं दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं स्वेच्छा से, तो उसी को बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून। तो अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। क्या हर व्यक्ति जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है वो इस कानून के दायरे में आ जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। इसके दो अपवाद हैं। पहला अपवाद यह है कि मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, पहले बोला गया कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 सदस्य जो हैं वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो ये वैध है, ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी पार्टी में 90 लोग हैं, तो अगर इसके 1/3 की बात करें तो 30 यानी कि 30 सदस्य जो हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो इसको अवैध नहीं बोला जाएगा, इसको पूरी तरीके से वैध बोला जाएगा। तो इस नियम का ना बहुत सारा मिसयूज होने लग गया। जो छोटी छोटी पार्टियां होती थी, अब मान लीजिए कोई पार्टी केवल 30 व्यक्तियों की है तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 10 व्यक्ति हो जाएगा। तो 10 व्यक्ति अगर अलग चले जाते हैं इस पार्टी को छोड़ के, तो देखिए इस पार्टी की स्ट्रेंथ पूरी कम हो गई और दूसरी जगह पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं, उन व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो हुआ क्या कि 51वां संशोधन था 2003 में हुआ, उसमें इस 1/3 को बढ़ा के और कठिन करके 2/3 सदस्य कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब अगर किसी व्यक्ति को अपनी मान लीजिए 90 सदस्य हैं तो 2/3 कितने हो जाएंगे यहां पर? 60। तो 60 सदस्य जब एक पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेंगे जाके, तब उसको वैध घोषित करा जाएगा। अब सोचिए 90 में से 30 को ले जाना तो आसान है, परंतु 60 सदस्यों को मना लेना कि वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें या एक नई पार्टी बना लें, तो ये काफी टफ है। तो ये जो दल बदल विरोधी कानून था, इसको और टफ बनाने के लिए ऐसा नियम बनाया गया। तो एक तो कानून इसका अपवाद यह है कि 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं या अपनी नई पार्टी बना लेते हैं तो इसको दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। दूसरा, जो भी सदन का अध्यक्ष होता है जो अध्यक्ष होते हैं वो यदि अपनी पार्टी छोड़ देते हैं तो इसको भी इसका अपवाद समझा गया है, इस कानून से बाहर रखा गया है। क्योंकि देखिए जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे तो उनसे यह अपेक्षा करी जाती है कि वो किसी भी पार्टी के हित में जाके निर्णय ना दें, वो पूरी सदन की तरफ से जिसमें सदन का हित हो ऐसा निर्णय करें, किसी पार्टी के प्रति उनका झुकाव ना हो। तो इनको भी क्या करा गया है? इस अधिनियम से दूर रखा गया है। तो ये दो अपवाद ऐसे हैं जो इस अधिनियम से दूर रखे गए हैं। अब ये चर्चा में इसलिए आ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल जो संकट है वो एक देखा जा रहा है, राजनीतिक संकट। तो आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको आज का सत्र बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सत्र अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।